नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। इसके पहले 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं और अगर देख लिया है तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट न्यूसेंस के लिए एक पर्याप्त प्रतिरक्षा है। आप लोगों ने अगर न्यूसेंस पढ़ा होगा, प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, तो उसमें पढ़ा होगा कि प्राइवेट न्यूसेंस के लिए एक पर्याप्त प्रतिरक्षा क्या है। सी करेक्ट आंसर है कि वो क्रियाकलाप पिछले 20 वर्षों से किया जाता रहा हो। अगला क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, जब असाधारण प्राकृतिक सक्रिया कार्यरत रहती है जिससे वादी को भारी क्षति होती है तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है। करेक्ट आंसर है दैवी कृत्य। यहाँ तक ना, जब कोई असाधारण प्रकृति का कोई, जैसे बहुत ज़्यादा असाधारण बारिश हो जाती है तो अगर उससे किसी को नुकसान हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रतिवादी है ये दैवी कृत्य का डिफेंस ले सकता है, बचाव ले सकता है, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, क्वेश्चन क्या है, युक्त पूर्वानुमान की कसौटी प्रतिपादित की गई है तो किस केस में। वैगन माउंट के केस में, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। युक्त पूर्वानुमान की कसौटी किस केस में प्रतिपादित किया गया था। वैगन माउंट की केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 29 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण है सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, ठीक है। ये भी आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी उपभोक्ता के पास कितने अधिकार होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है 6। इसमें कितने अधिकार होते हैं, 6 अधिकार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, इसके तहत राज्य आयोग के सदस्य की, यहाँ पे अधिनियम लिख गया है, इसकी जगह पे लिखना चाहिए अधिकतम, ठीक है। अधिकतम आयु होती है। ये इस तरीके के पेपर में मिसप्रिंट होते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहाँ से ना समझ में आए तो आप एक बार यहाँ से चेक कर लीजिएगा, इसमें मैक्सिमम एज लिखा हुआ है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 65 ईयर जो है इसकी मैक्सिमम एज होती है राज्य आयोग के सदस्य की। अगला आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किस फोरम में महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग, इन सभी में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था। 24 अक्टूबर 1986 को अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था। 24 अक्टूबर। ये यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है, कि मैम ने ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ था। चलिए 24 अक्टूबर 1986 को ये अधिनियमित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है। शायद अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलता तो आप लोग इसका ए नंबर करेक्ट करते, क्योंकि 2019 से जब से 370 धारा हट गई है तब से हर एक कानून जो है भारत का वो संपूर्ण भारत में लागू होता है, मतलब जम्मू और कश्मीर में भी लागू होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, इस वजह से मैंने जो यूनिवर्सिटी की आंसर की थी उसमें चेक भी किया था, तो इसमें बी नंबर को करेक्ट किया है, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर, ठीक है। तो ये जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2AB के अनुसार शिकायतकर्ता का अर्थ है। शिकायतकर्ता का क्या अर्थ है। शिकायतकर्ता में आपका एक उपभोक्ता भी आ जाएगा, कंपनी एक्ट अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कोई भी उपभोक्ता संघ भी आ जाएगा और केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। याद रखना, शिकायतकर्ता के अंतर्गत आपका सभी आ जाएगा, उपभोक्ता और कंपनी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। करेक्ट आंसर है केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, ठीक है। प्रभारी मंत्री जो हैं केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होंगे आपके इसके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष, ओके। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य उपभोक्ता परिषद में कितने गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका है बी, 10 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका है जिला कलेक्टर, ओके।
जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर एक अपील को उसके दाखिल की तारीख से डैश दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर, याद रखना, ठीक है। राज्य आयोग या फिर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अगर कोई भी अपील दायर हुआ है तो उसको दायर करने यानी दाखिल करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ही निपटाया जाएगा। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अध्यक्ष से रिलेटेड और इस तरीके से डेज से रिलेटेड पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 40, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 24B को किस संशोधन के बाद डाला गया था? तो यह आपका जो 1993 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद से आपका 24B ऐड किया गया था। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कब प्रभाव में आया? तो करेक्ट आंसर आपका है सी, 1 जुलाई 1989 को यह आपका प्रभाव में आया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रभावी है संपूर्ण भारत में? याद रखना, मोटर व्हीकल एक्ट जो है आपका ये संपूर्ण भारत में प्रभावी है। वैसे अधिकतर कानून जो है अब संपूर्ण भारत पर ही लागू होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की किस धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस किए जाने का प्रावधान है? करेक्ट आंसर आपका है बी, धारा 9। ओके, धारा 9 में ड्राइविंग लाइसेंस का प्रावधान दिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पब्लिक सेवा वाहन नहीं है? इनमें से कौन सा एक पब्लिक सेवा वाहन नहीं है? तो शिक्षण संस्थान की जो बसें होती हैं, जो स्कूल बसेस होती हैं, वो एक पब्लिक सेवा बस नहीं है, ठीक है, पब्लिक सेवा वाहन नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अधिनियम दंड कितना है? यानी अधिनियम में कितना दंड है अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 500 रुपये। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है तो 500 रुपये का आपको दंड जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का कार्य है, ये यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में अगर पढ़ें तो इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स मीन्स, यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का मतलब है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहायक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हैं पेपर में। ठीक है, ये मैंने नहीं करी है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है और यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ बहुत मिस्टेक हो गई हैं। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, जहाँ पर आपको अगर हिंदी माध्यम के अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी में भी गलतियाँ हो सकती हैं और इंग्लिश में भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर, नो फॉल्ट लाइबिलिटी का अर्थ है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है बिना किसी लापरवाही या गलती के पूर्ण दायित्व, यानी जो MC मेहता के केस में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया गया था, तो उसमें क्या था, अगर कोई व्यक्ति कोई लापरवाही नहीं करता है और फिर भी अगर उससे जो भी खतरनाक गैस या कोई भी चीज़ का उद्योग लगाया है, अगर उसमें वो बाहर निकल जाता है परिसर से और किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसका दायित्व होगा। जैसे भोपाल गैस त्रासदी का आप लोगों ने केस सुना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, अपकृत्य विधि का प्राथमिक कार्य है। अब अपकृत्य विधि का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अपकृत्यकर्ता को दंडित करना, नहीं। बी नंबर क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या दिया गया है, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, नहीं। इसका प्राथमिक कार्य क्या है, वादी को क्षतिपूर्ति दिलाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका प्राथमिक कार्य है वादी को क्षतिपूर्ति दिलाना। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर से एक बार देख लो, अपकृत्य विधि का प्राथमिक कार्य है वादी को क्षतिपूर्ति दिलाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण दायित्व के नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसको कह सकते हो कि पूर्ण दायित्व का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, ये सिद्धांत, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, इस तरीके से। ठीक है, ये सेंटेंस कुछ ठीक नहीं लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जस्टिस भगवती। ये आप लोग याद रखना, जस्टिस भगवती केस आपका है, MC मेहता का केस है, इसमें जस्टिस भगवती ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल एंड बनाम फ्लेचर के दावे का बचाव करता है? निम्नलिखित में से कौन रॉयल एंड बनाम फ्लेचर के दावे का बचाव करता है? तो पहला आपका ऑप्शन है किसी अजनबी का कार्य, ये भी आपका एक बचाव है। सामान्य लाभ यानी कॉमन बेनिफिट के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो भी एक आपका बचाव है। दैवीकृत, ये भी आपका एक बचाव है। तो यहाँ पर इतने सारे बचाव दिए गए हैं जिसकी वजह से ये जो आपका रॉयल एंड फ्लेचर का वाद है इसको आपका कठोर दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। और वहीं आपका जो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत था जिसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई बचाव नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कठोर दायित्व का सिद्धांत होता है उसमें जो 3 बचाव दिए गए हैं जिसकी वजह से प्रतिवादी बच सकता है, यानी ये 3 बचाव लेकर के वो बच सकता है कि भाई ये कार्य जो है उसकी गलती से नहीं हुआ है, ये नुकसान किसी तीसरे व्यक्ति की गलती से हुआ है, यानी कोई अजनबी व्यक्ति से, या फिर दैवी कृत्य का बचाव ले सकता है या सामान्य लाभ का बचाव ले सकता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है इसके बचाव हैं। और याद रखना आपका जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसमें कोई भी बचाव नहीं है। ठीक है। तो जैसे भोपाल गैस त्रासदी का केस था, ठीक है, उसमें कोई भी बचाव नहीं माना गया था। ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 51 से आगे। ओके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है। क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो ताकि सारे बच्चों को मिल पाए ये वीडियो।